इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 10 पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है हमारे इतिहासकार। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के A to Z क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम लोग है ना थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेंगे ताकि क्वेश्चन आंसर समझने में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सर यदुनाथ सरकार के बारे में। तो सर यदुनाथ सरकार एक सजग एवं सुलझे हुए इतिहासकार थे। ठीक है, और क्या करते थे, मुगल कालीन इतिहास लेखन के क्षेत्र में उनके योगदान को उनकी मौलिकता के कारण आज भी प्रासंगिक माना जाता है। ठीक है, तो ये मुगल कालीन इतिहास से संबंधित चीज़ें लिखते थे। ठीक है, किताब भी लिखे हैं। अब देखिए, इन्होंने अपने इतिहास लेखन में भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया। जब वो इतिहास लिखते थे ना, किताबें लिखते थे इतिहास पर, ठीक है, मुगल कालीन समय की जो इतिहास है, तो उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अपनाया कि ये संभव है कि नहीं। सर यदुनाथ का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। संपन्न उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने पटना कॉलेज के इतिहास विभाग में प्राध्यापक के पद को सुशोभित किया। यानी कि पटना जो कॉलेज है, पटना कॉलेज पटना का अशोक राजपथ में, तो वहाँ पर इतिहास पढ़ाने लगे, इतिहास का प्रोफेसर बन गया। और फिर 1923 में विभाग के अध्यक्ष भी बने, यानी इतिहास विभाग के अध्यक्ष भी बने। 1926 में अवकाश ग्रहण करने के बाद भी लगातार शोध कार्यों में लगे रहे। 1926 में रिटायरमेंट उनको मिल गया, फिर भी वो शोध कार्य में लगे रहे क्योंकि उनको अच्छा लगता था। अब देखिए व्यक्तित्व देखते हैं। सर यदुनाथ समय के बड़े पाबंद थे। ठीक है, और हर जगह समय पर पहुँचते थे और शोधार्थी और एवं शोधार्थियों को सभी सुविधाएं भी उपलब्ध कराते थे, क्योंकि खुद शोध करते थे तो उनको पता था कि क्या क्या चीज़ों का, क्या क्या यंत्रों का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी शोध करते थे ना छात्र, तो उनको सभी सुविधाएं प्रदान करते थे। ठीक है, और उसके बाद है इन्हें ढाका तथा बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, इन्हें ढाका तथा पटना विश्वविद्यालय से डीलिट की मानद उपाधि भी मिले, इनको उपाधि भी मिला। और इनके कलकत्ता आवास को टीबी हॉस्पिटल के लिए दान कर दिया गया था, लेकिन किसी वजह से अस्पताल नहीं बन पाया। और फिर क्या हुआ, केंद्रीय शिक्षा मंत्री उस समय जो थे नूरुल हसन की पहल पर समाज विज्ञान अध्ययन केंद्र खोला गया। ठीक है, हॉस्पिटल नहीं बन पाया, टीबी हॉस्पिटल तब। अब देखिए इतिहासकार के रूप में सर यदुनाथ कैसे थे। तो देखिए सर यदुनाथ जी का जीवन इतिहास के अध्ययन के लिए समर्पित था। ठीक है, इन्होंने मुगल काल से संबंधित औरंगजेब, शिवाजी एवं मुगल काल के पतन पर न केवल प्रामाणिक इतिहास लिखने का काम किया, बल्कि अधिक से अधिक मौलिक साहित्यिक एवं अभिलेखीय साक्ष्यों को ढूंढने का सफल प्रयास किया। तो ये क्या किया, मुगल काल से संबंधित है ना, औरंगजेब, शिवाजी और मुगल काल के पतन पे पढ़ के इतिहास लिखे और प्रामाणिक इतिहास लिखे। ये नहीं कि अपने मन से कुछ भी लिखे, जिनका प्रमाण मिला वही सब लिखे। और साहित्यिक यानी किताब से संबंधित और अभिलेख साक्ष्यों को ढूंढने का सफल प्रयास किया। ठीक है, बहुत सारा साक्ष्य ढूंढे भी। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर आगे इन्होंने इतिहास लेखन के मुख्य विषय के रूप में औरंगजेब को चुना। ठीक है, औरंगजेब के बारे में बहुत कुछ लिखते थे। ठीक है, और आगे है, इन्होंने औरंगजेब का इतिहास 5 खंडों में लिखा। ठीक है, इतना शोध किए कि 5 खंडों में उनको लिखना पड़ा औरंगजेब का इतिहास, और इसे लिखने में करीब 25 वर्ष का समय इन्हें लगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिर लेटर मुगल्स किताब है, वो छपा, लेटर मुगल्स किताब। और इसमें क्या था, 1739 तक का इतिहास था। और एक और पुस्तक लिखे, फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। इसमें मुगलों के पतन का कारण के बारे में अच्छे से व्याख्या किए, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, तो किताब लिखे लेटर मुगल्स, फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर लिखे। और उसके बाद है, इनकी मुगल कालीन इतिहास की 2 और प्रमुख रचनाएं थीं, जो 2 तो पढ़ लिए, शिवाजी एंड हिज टाइम्स, जिसमें शिवाजी के बारे में लिखे, और मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, तो मुगलों का प्रशासन कैसे चलता था, ठीक है, इसके बारे में लिखा। ठीक है, उसके बाद है, इन्होंने द मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के माध्यम से भारतीय युद्ध पद्धति, सेनाओं के रख रखाव एवं उस पर होने वाले व्यय का बड़ा सूक्ष्म अध्ययन किया था। ठीक है, किया है, बड़ा सूक्ष्म यानी पूरा बारीकी से लिखे हैं।
ठीक है। उसके बाद है सर यदुनाथ की अंतिम कृति, और कौन कौन सा किताब लिखे हैं, ये हिस्ट्री ऑफ जयपुर, ठीक है, जयपुर के बारे में लिखे हैं। इनसे इस पुस्तक को लिखने का अनुरोध सवाई मानसिंह द्वितीय ने किया था, ठीक है, राजा खुद किए थे, जिन्हें अपने पूर्वजों के गौरवपूर्ण इतिहास पर नाज था। तो ये किताब लिखे सवाई मानसिंह द्वितीय के अनुरोध पे, ये हिस्ट्री ऑफ जयपुर। सवाई मानसिंह द्वितीय वो जयपुर में शासन करते थे, राजस्थान में। और उसके बाद है इतिहास लेखन का आधार बनाने के कारण ही सर यदुनाथ को आधुनिक भारतीय वैज्ञानिक इतिहास लेखन का जनक कहा जाता है। इतिहास तो लिखते थे, लेकिन उन्हीं चीज़ों के बारे में लिखते थे जिसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध हो, ठीक है, तो इसलिए इनको आधुनिक भारतीय वैज्ञानिक इतिहास लेखन का जनक कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखें, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोफेसर सैयद हसन अस्करी जी के बारे में। तो देखिए, प्रोफेसर सैयद हसन अस्करी अत्यंत सरल स्वभाव के महान विद्वान थे, ठीक है, और महान विद्वान थे। उसके बाद देखिए इनका बचपन, सैयद हसन अस्करी का जन्म सिवान जिले के, ठीक है, सिवान जिला बिहार का जिला के एक शिक्षित मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी, ठीक है। इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज से स्नातक की परीक्षा पास करने के बाद पटना विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातकोत्तर एमए एवं कानून में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। तो ये क्या किए, ये लंगट सिंह कॉलेज से बीए पास किए, उसके बाद पटना विश्वविद्यालय से एमए इतिहास में एमए पास किए, उसके बाद कानून की डिग्री भी लिए, ठीक है, कानून की डिग्री। और उसके बाद क्या, लेकिन अपने पेशे का प्रारंभ, ठीक है ना, इन्होंने वकालत से तो किया लेकिन मन नहीं लगा, ठीक है, तो इसलिए पटना कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर बन गए। और फिर 1956 में इनको रिटायरमेंट मिल गया, ठीक है। और फिर क्या हुआ, 1956 ईस्वी में अवकाश प्राप्त करने के बाद भी ये 1974 ईस्वी तक, ठीक है, पटना विश्वविद्यालय में वो पढ़ाते रहे, ठीक है, उनको पढ़ाने में इंटरेस्ट था। तो ये क्या, रिटायरमेंट लेने के बावजूद भी 1956 में रिटायरमेंट मिला, फिर भी वो पढ़ाते रहे 1974 तक, ठीक है। आगे देखें, डॉक्टर अस्करी काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान के निदेशक तथा खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की संचालन समिति के सदस्य भी रहे, ठीक है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध लाइब्रेरी है पटना में। और प्रोफेसर अस्करी को इनके कार्यों के बदले अंग्रेजी सरकार ने भी सम्मानित करते हुए खान साहब की पदवी दी, ठीक है, खान साहब की पदवी दी। उसके बाद और इनके योगदान को देखते हुए इन्हें मगध एवं पटना विश्वविद्यालय ने डिलिट की मानद उपाधि भी प्रदान की, ठीक है, इनको उपाधि दी है। इन्हें पटना के नागरिकों ने सम्मानित करते हुए बिहार रत्न तथा भारत सरकार ने पद्मश्री प्रदान किया, ठीक है, भारत सरकार में है ना पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, तो ये पद्मश्री भारत सरकार इनको दिया, ठीक है। तो ये अच्छे इतिहासकार थे, ठीक है। उसके बाद ये सब है। अब देखिए, मानवता के प्रतीक है। प्रोफेसर अस्करी एक महान इतिहासकार होने के साथ साथ मानवता के सच्चे प्रेमी भी थे। इन्होंने अपने निधन के पूर्व अपने बच्चों से उनकी मृत्यु के बाद होने वाले रीति रिवाजों पर खर्च करने की मनाही की थी। तो बोले थे कि उनकी मृत्यु के बाद ना जो रीति रिवाज होता है उस पर खर्च ना करें। इन्होंने अपने बच्चों को यह भी कहा कि अगर यह मंजूर न हो तो अपनी क्षमता के अनुसार 40वें के दिन, ठीक है ना, गरीबों को खाना खिला दें, और यदि हो सके तो किसी अनाथ बच्चे को पढ़ाने का खर्चा संभालें या किसी विधवा की शादी पर खर्च करें। तो चाहते थे कि है ना समाज का भलाई हो, और इनके मरने के बाद जो रीति रिवाज पे जो खर्च होता है ना, ठीक है, वो ना किया जाए, उसी से क्या हो जाए, गरीबों को खाना खिला दे या अनाथ बच्चे को पढ़ाने का खर्चा तीनों उससे निकाल ले या विधवा की शादी पर खर्च कर दें। भीख मांगने वाले चाहे वे किसी भी धर्म के अनुयायी हों या विकलांग बच्चे हों, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करें। तो जो गरीब है तो गरीब है, तो बोलते थे कि कोई भी धर्म का हो, है ना, मुस्लिम धर्म या हिंदू धर्म, कोई भी धर्म का हो, उससे मतलब नहीं है, तो उसकी सहायता
वो करें। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रोफेसर अस्करी जितने बड़े इतिहासकार थे उससे भी बड़े सरल स्वभाव के मानवता के प्रेमी थे। ठीक है, वो लोगों से प्यार करता था। ठीक है, उनके धर्म से उसको उस व्यक्ति को जज नहीं करता था। ठीक है, इस प्रकार से आगे देखते हैं। तो ये आगे क्वेश्चन आंसर तो नहीं दिया हुआ, तो यहाँ चैप्टर पूरा पढ़ लिए। चैप्टर के जो महत्वपूर्ण जो बिंदु थे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, वो पढ़ लिए। ठीक है, क्वेश्चन आंसर तो दिया हुआ नहीं है। तो इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।